हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो देख रहे हैं और आज हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो डिस्कस होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। आइए यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है फैकेट मॉडल रिकॉग्निशंस। कह रहा है कि फैकेट मॉडल रिकॉग्निशन इज अ मेथड यूज्ड टू रिकॉग्नाइज 3D ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर 2D लाइन ड्राइंग। यानी ये क्या है, एक प्रकार का मेथड है जिसका हम यूज करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए 3D ऑब्जेक्ट को, जो कि 2D लाइन ड्राइंग से निकल के आता है। ठीक है। अब कह रहा है कि अ फैसेट इज अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। यानी 3D ऑब्जेक्ट का ये क्या होता है, एक प्रकार का फ्लैट जो है सरफेस होता है। ठीक है। इन दिस मॉडल ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एज, वर्टाइसेस एंड फेसेस। यानी इस मॉडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो रिप्रेजेंटेट होते हैं एजेस के द्वारा, वर्टाइसेस के द्वारा और फेसेस के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है। पहला एप्लीकेशन है ऑब्जेक्ट इक्विजिनेशन। इस यहाँ पे यूज होता है इसका, रोबोटिक्स के अंदर यूज होता है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के अंदर यूज होता है और कैड सिस्टम के अंदर इसका हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आता है हमारा लेबलिंग लाइन क्या होता है। कह रहा है कि लेबलिंग लाइन्स मेजर मीन्स असाइनिंग द लेबल टू एज इन अ लाइन ड्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट सर्फेस स्ट्रक्चर। यानी लेबलिंग लाइन जो है वो उसका मतलब होता है कि असाइन करना लेवल को एज के अंदर, जिससे कि जो लाइन ड्राइंग है वो अंडरस्टैंडेबल हो सके ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। कॉमन लेवल इंक्लूड करता है किस चीज को भाई? कॉन्वेक्स एज को, जो कि प्लस होता है, यानी एज जहां पे सरफेस बेंड हो आउटवर्ड बाहर की तरफ। कॉन्केव एज माइनस, जहां पे एज सरफेस जो हो वो बेंड हो इनवर्ड। और जो आपका ऑक्लीडिंग एज जो कि एरो होता है, यहाँ पे एज जहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइड हो अनदर सरफेस से। ठीक है। पर्पस क्या है इसका भाई? ये अंडरस्टैंड करना 3D स्ट्रक्चर को फ्रॉम द 2D ड्राइंग एंड आइडेंटिफाइंग करना सरफेस को और शेप्स को। ठीक है। चलिए अगला हमारा है अंडरस्टैंडिंग द लाइन ड्राइंग। क्लियर? तो अगला हमारा क्या है? अगला है अंडरस्टैंडिंग द लाइन ड्राइंग। कह रहा है कि लाइन ड्राइंग रिप्रेजेंटेट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ लाइन एंड एजेस। यानी जो लाइन ड्राइंग है वो रिप्रेजेंटेट करता है ऑब्जेक्ट को किसके द्वारा? केवल लाइन और एजेस के द्वारा। ठीक है। अब जो कंप्यूटर है वो इंटरप्ट करता है वर्टाइसेस को, जो कि कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, एजेस को जो कि लाइन होते हैं, फेसेस को जो सरफेस होता है। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। आप यहाँ पे इनके स्टेप्स को देख सकते हैं। पहला स्टेप आपका है ये डिटेक्ट करना एजेस को, दूसरा आइडेंटिफाइंग करना जंक्शन को, तीसरा असाइन करना लेवल को टू द एजेस एंड चौथा हमारा है कंस्ट्रक्ट करना 3D स्ट्रक्चर को। ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैकेनिकल डिजाइन के अंदर और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के अंदर इसका जो है वो यूज होता है। क्लियर है ना? चलिए अगला हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ शेप बाई लेवलिंग ऑफ एजेस। यानी शेप का क्लासिफिकेशन कैसे होगा जब हम एजेस को लेवलिंग करेंगे तब। यहाँ पे कह रहा है कि शेप्स कैन बी क्लासिफाइड बाय एनालाइजिंग द एजेस, लेवल एंड जंक्शन टाइप्स। यानी जो शेप है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनालाइज करने के द्वारा, जो एजेस होते हैं लेवल के और जंक्शन टाइप के उनके द्वारा। अब एग्जाम्पल की बात करें जंक्शन टाइप की, तो एन जंक्शन होता है, टी जंक्शन होता है और एरो जंक्शन और फॉर्क जंक्शन होता है। ये जो है जंक्शन वो मदद करते हैं डिटरमाइन करने के लिए 3D रिलेशनशिप को बिटवीन द सर्फेसेज। ओके। चलिए अगला हमारा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेप्स। यानी शेप्स का रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि शेप्स रिकॉग्निशन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। यानी ये जो है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाइंग करता है जो किस पे आधारित होता है? ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर पे आधारित होता है। अब स्टेप्स की बात करें, एक्सट्रैक्ट करना एजेस को, ग्रेड करना फीचर्स को, लेबल करना एजेस को और कंपेयर करना एक स्टोर्ड मॉडल से और रिकॉग्नाइज करना ऑब्जेक्ट को। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? तो फेस के रिकॉग्निशन के अंदर इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के अंदर यूज होता है, ऑटोनोमस रोबोट्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है। अगला हमारा था कंसिस्टेंट लेबलिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे कह रहा है कि द कंसिस्टेंट लेबलिंग प्रॉब्लम अकर्स व्हेन मल्टीपल पॉसिबल एज लेवल एग्जिस्ट। यानी जो कंसिस्टेंट लेबलिंग है प्रॉब्लम वो अगर होता है कब? जब मल्टीपल पॉसिबल एजेस लेवल एग्जिस्ट करते हैं तब। इसका गोल क्या है भाई? फाइंड करना लेबल कम्युनिकेशन को जो सेटिस्फाई करता है सारे ज्योमेट्रिक कांस्टेंट को। जैसे एग्जांपल देखिए, एडजेसेंट एजेस जो फॉलो करता है वैलिड जंक्शन रूल को, सरफेस फ्रॉम द कंसिस्टेंट 3D स्ट्रक्चर। ठीक है। चलिए अगला हमारा है बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम। कह रहा है कि बैकट्रैकिंग इज अ सर्च एल्गोरिथम यूज्ड टू सॉल्व कंसिस्टेंट लेबलिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि बैकट्रैकिंग है एक प्रकार का सर्च एल्गोरिथम है जिसका हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंट लेबलिंग प्रॉब्लम को। अब इसके अंदर स्टेप्स आते हैं। पहला आपका स्टेप होता है असाइन करना लेवल को टू एन एजेस, दूसरा है चेक करना इफ कांस्टेंट आर सेटिस्फाई,
तीसरा हमारा है, कह रहा है कि इफ नॉट सेटिस्फाई गो बैक एंड चेंज लेवल, यदि सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन तो हम दोबारा बैक जाएंगे और लेवल को चेंज करेंगे। और तीसरा हमारा अगला स्टेप होगा कंटिन्यू करना जब तक वैलिड लेबलिंग फाउंड नहीं हो जाता। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये इंश्योर करता है और करेक्ट लेबलिंग को, ये फाइंड करता है वैलिड सॉल्यूशन को। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पजल को सॉल्व करने के अंदर यूज होता है और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आता है हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री। तो कह रहा है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट ज्योमेट्री डिस्क्राइब हाउ 3D ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन 2D इमेज ड्यू टू द कैमरा पर्सपेक्टिव, यानी ये जो है बताता है कि आखिर कैसे 2D ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर होता है 3D इमेज में कैमरा पर्सपेक्टिव के कारण। अब हमारा आता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग अ 3D ऑब्जेक्ट ऑनटू अ 2D इमेज प्लान, यानी जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है एक प्रोसेस होता है प्रोजेक्टिंग का 3D ऑब्जेक्ट के एक 2D इमेज प्लेन के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट फादर फ्रॉम द कैमरा अपीयर सिमिलर एंड पैरेलल लाइन अपीयर टू मीट एट द वैनिसिंग पॉइंट। एंड एप्लीकेशन की बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर 3D मॉडलिंग के अंदर इसका यूज होता है। अगला हमारा था इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो यहाँ कह रहा है कि इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कन्वर्ट 2D इमेज इंफॉर्मेशन बैक इनटू द 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन, यानी ये क्या करता है, बेसिकली 2D इंफॉर्मेशन को 3D में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये यूज होता है रूट के नेविगेशन के अंदर, रोबोट के नेविगेशन के अंदर और ऑटोनोमस जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर और 3D रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इसका यूज होता है। क्लियर है। अगला हमारा आता है फोटोग्रामेट्री। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम 2D टू 3D ये होता है। तो फोटोग्रामेट्री जो है वो साइंस होता है एक्सट्रैक्ट करने का 3D मेजरमेंट को फ्रॉम द 2D इमेज, एंड 2D इमेज से 3D इमेज को मेजर करने का बेसिकली ये तरीका होता है, साइंस होता है। इसके अंदर कैप्चर करना होता है मल्टीपल इमेजेस को, आइडेंटिफाइंग करना होता है कॉमन पॉइंट को और कैलकुलेट करना होता है स्पाशियल पोजीशन को और जनरेट करना होता है 3D मॉडल को। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो सैटेलाइट मैपिंग इसके अंदर, आर्कियोलॉजी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ड्रोन सर्वेइंग के अंदर इसका यूज होता है। इमेज मैचिंग की बात करें तो इमेज मैचिंग कंपेयर टू और मोर इमेजेस टू फाइंड द सिमिलैरिटीज, यानी जो इमेज मैचिंग है वो कंपेयर करता है दो या दो से अधिक इमेजेस को फाइंड करने के लिए सिमिलैरिटी को। ये यूज होता है कहाँ पे भाई, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्निशन के अंदर, इमेज के रजिस्ट्रेशन के अंदर और मोशन को ट्रैक करने के लिए। क्लियर है, चलिए अब हमारा आता है इंटेंसिटी मैचिंग ऑफ 1D सिग्नल, यानी इंटेंसिटी मैचिंग क्या होता है 1D सिग्नल का, वो यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि इंटेंसिटी मैचिंग कंपेयर्स पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ अ सिंगल और इमेज रोज, यानी इंटेंसिटी मैचिंग जो का हुआ है वो कंपेयर करता है पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू से सिंगल और इमेज रोज के अकॉर्डिंग। स्टेप्स की बात करें तो ये कंपेयर करता है इंटेंसिटी वैल्यू को, कैलकुलेट करता है सिमिलैरिटी को और फाइंड करता है बेहतरीन मैच को। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, तो स्मार्ट सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर और पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर इसका हम लोग यूज करते हैं। अब आता है हमारा मैचिंग ऑफ 2D इमेज। 2D इमेज का मैचिंग कैसे होगा, तो कह रहा है कि 2D इमेज मैचिंग कंपेयर्स टू इमेजेस पिक्सल बाय पिक्सल और फीचर बाय फीचर्स, यानी ये जो 2D मैचिंग है वो कंपेयर करता है दो इमेजेस को पिक्सल बाय पिक्सल और फीचर बाय फीचर्स के अकॉर्डिंग। मेथड्स की बात करें तो इसके अंदर टेम्पलेट मैचिंग, फीचर बेस्ड मैचिंग और कोरिलेशन मेथड, ये सारी चीजें आती हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है, इमेज को अलाइन करने के लिए और मेडिकल इमेजिंग के अंदर इसका जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हुआ। अब हमारा आता है हायरार्किकल इमेज मैचिंग। क्या होता है हायरार्किकल इमेज मैचिंग भाई, तो इसके अंदर कह रहा है कि हायरार्किकल मैचिंग कंपेयर इमेजेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ रिजोल्यूशन, यानी जो हायरार्किकल मैचिंग है वो कंपेयर करता है इमेजेस को अलग अलग लेवल ऑफ रिजोल्यूशन पे। प्रोसेस की बात करें तो कंपेयर करना होता है लो रिजोल्यूशन इमेजेस को, नैरो डाउन सर्च एरिया एंड परफॉर्म द डिटेल मैचिंग एट द हायर रेजोल्यूशन। एडवांटेज की बात करें तो फास्टर प्रोसेसिंग के अंदर, एफिशिएंट मैचिंग के अंदर इसका यूज होता है। एप्लीकेशन क्या है भाई, लार्ज इमेज डेटाबेस, वीडियो एनालिसिस। अब यहाँ पे आपका एक टर्म है ऑब्जेक्ट मॉडल्स एंड मैचिंग। तो ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेड होगा कंप्यूटर विजन सिस्टम के अंदर। अब 2D रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2D इसमें जो होता है ऑब्जेक्ट हो वो रिप्रेजेंटेड होते हैं 2D के अंदर यूजिंग द एजेस, बाउंड्रीज, रीजन्स, फीचर्स। जैसे एग्जांपल आपका लाइन ड्राइंग हो गया, काउंटर्स हो गया, सैप डिस्क्रिप्टर्स हो गया, ये सारी चीजें। अब हमारा अगला क्या है, अगला हमारा ग्लोबल वर्सेस लोकल फीचर्स। तो ग्लोबल आपके सामने दिया गया कि ग्लोबल फीचर जो है डिस्क्राइब करता है इंटायर ऑब्जेक्ट को, जैसे आपका शेप, एरिया, टेक्सचर, कलर हो गया। एडवांटेज ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है और ये सेंसिटिव टू नॉइज होता है। ठीक है, लोकल हम फीचर्स की बात करें तो लोकल फीचर डिस्क्राइब करता है स्मॉल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपका कॉर्नर हो गया, एजेस हो गया, की पॉइंट हो गए। ये काफी ज्यादा रबस्ट होता है और ये बेहतर होता है कॉम्प्लेक्स साइंस सेंस के लिए। और एग्जाम्पल देख ही सकते हैं आपका SIFT, SURF एंड ORB है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 4 को भी कंप्लीट किया। अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 5 को अपलोड कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।